चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 4 है। चैप्टर के नाम है संस्थाओं का कामकाज। परिचय देखें। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासक का चुनना भर ही नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के में सरकारों को भी कुछ कायदे कानून को मानना होता है और उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। और इस अध्याय में लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है इस अध्याय। और हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। और इस अध्याय में हम इन फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप पहले ही कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। और हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण संवादों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हर संस्थाओं के संबंध में यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसी जुड़ी हुई है और इनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। और इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। और इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। और इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रश्नों के अपने प्रदेशों की सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर भी नजर रख सकते हैं। देखते हैं प्रमुख नीतिगत फैसले किए जाते हैं। तो इसमें देखें तो इसे एक सरकारी आदेश देखें। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया और सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। OM नंबर था 36012 था /31 फिर /90। क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। और यह छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे कि आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सवालों तक विवाद का कारण बन रहा। और आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्त या सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे। और अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम है SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। और अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अब उसके बाद अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इसके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। और अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। निर्णय करने वाले देखें तो इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया। जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पे थे और वह अपने मंत्री द्वारा किए गए निर्देश को लागू करने वाला अधिकारी था। और कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। और अपने पिछले कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ चुके होंगे। और अब एक बार फिर से इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नजर डाले। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और अपने औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारियों का इस्तेमाल वही करता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है और इनसे बनने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ही राज्यकाल से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। प्रधानमंत्री जो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थक हासिल होना जरूरी है प्रधानमंत्री को। उसके बाद ये तो कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे। अब इनके बारे में पता करें। और यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करके और उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय बताए गए जिम्मा सौंपा गया। और इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। और इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई और वर्षों तक कई पार्टियों और संसद इसे लागू करने की मांग कर रहे थे। और फिर उसके बाद 1989 का लोकतंत्र चुनाव हुआ और जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। और चुनाव के बाद जनता दल ही सरकार बनी और इसके नेता बीपी डनसन प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। और उसके बाद 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। और अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी डनसन ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। और उसके बाद कैबिनेट के फैसले को कामक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। और एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 3601/31/90 तैयार हो गया। और अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बन गया। और सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह की विचाराएं बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए और इनमें से कुछ हिंसक भी थे। और इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावी होने लगे थे और इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इसी निर्णय से जो पिछड़े वर्ग में नहीं हैं उनके अवसर छीनेंगे और अधिक योग्यता के होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिल पाएगी। और कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में ये बात नहीं करेंगे। और हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस वादा का निपटारा किसने किया। और आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोध कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए और उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने के लिए अपील की। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुद्दे को एक साथ जोड़ दिया और इन मुकदमे को इंदिरा शाहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उनके मूल आदेशों के कुछ संशोधन करने को कहा और उसने कहा कि पिछले वर्ग के अच्छी
स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के एक और आदेश जारी किया गया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। उसके बाद देखिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। देखिए हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है और किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है और वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है और कुछ लोगों को उन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसले या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि यह सही है कि गलत है। अब इसके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाए लेकिन ये गतिविधियां जारी रहे। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं और कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने कामों को अच्छी तरह से करती है। और किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्थाएं के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। अब दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। और क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? और संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं और संस्थाओं के काम में कुछ बैठकें या उसके बाद कुछ समितियाँ और कुछ रूटीन काम होते हैं और कुछ सामान्य रूटीन होता है। इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। और ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानियां होती है या थोड़ा वक्त लगता है वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी से ले पाना मुश्किल हो जाता है संस्थाओं में। और इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है। संसद के बारे में देखें कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था। लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका ही नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कहीं जिक्र था। हम अपने निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करेंगे। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करिए और भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। इसके बारे में उसका प्रधानमंत्री यह फैसले सीधे संसद में नहीं किया गया था और लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावी हुई थी। अब इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। और अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकते? आपने पहले ही कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। उसके बाद देखिए हमें संसद की आवश्यकता क्यों? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। और भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। अब राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं और अलग अलग
अलग अलग देशों में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। उसके बाद किसी भी देश में एक कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है, और कानून बनाने और विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन संस्थाओं को विधायिका कहते हैं, और दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है, उसकी जगह ये नए कानून भी बना सकती है। दूसरा देखें, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है, और भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है, और संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाली फैसले कर सकती है। तीसरा है, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जाता है। और चौथा है, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। उसके बाद संसद के 2 सदन के बारे में देखें। चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं, और दोनों सदनों में एक को राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और दूसरे को लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं, और इसके नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति सदन का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू किए जाते हैं। आपने पिछले कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है, और अध्याय 4 में आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। और अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं, और इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब लिखिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, और उसके बाद सदस्यों को कौन चुनता है, उनका कार्यालय कितना होता है, और क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह अस्थायी होती है। देखते हैं लोकसभा बनाम राज्यसभा। देखें, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जा सकता है, और इसका मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावी होता है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली, और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकतर लोकसभा के पास ही है। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, और इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, और लोकसभा के सरकार का बजट या फैसले से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा, और राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है।
उसके बाद देखिए लोकसभा में एक दिन यहाँ पर दिया गया है। 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 को सामान्य दिन था। और आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ और उस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों को पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय कर सकते हैं। जैसे 11 बजे विभिन्न मंत्रियों के सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए गए और इन प्रश्नों में शामिल थे कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं और बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। फिर 12 बजे जो प्रश्न था, ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए और इन दस्तावेजों में शामिल थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। फिर 12:02 पर था पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान किया। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृति रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। और उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। और 12:14 पर कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया। उनमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का प्रतिशोधात्मक रवैया और संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत और आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मंत्रियों को बीमा नीतियों के नवीनीकरण की आवश्यकता। 2:26 पर था सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे प्रतिभूति कानून यानी संशोधन विधेयक, प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून की प्रत्यावर्तन या संशोधन विधेयक। 4 बजे था आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा। फिर 7:17 पर चर्चा समाप्त हुई और सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हुए। देखिए राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में देखें तो क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिसमें हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। और हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो यह फैसला नहीं कर सकते थे और इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तथ्य पर आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका देखें, किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं और जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं और दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं और वे अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यपालिका ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप कोशिश कर सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? किसी मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? और नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उस विषय की अधिक महारत
और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? और इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों को इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुने गया होता है और इस तरह उन्हें जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है और सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है और लेकिन विशेष अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है और दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला कर सकता है और लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इस व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाता है। उसके बाद देखें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में देखें। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है और फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यालय तय नहीं होता और वह तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा से बहुमत हासिल हो और प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हो और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को वो भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने का 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। और उसके बाद मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं और इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के बारे में देखें तो अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। अब कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है और इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री देखें तो अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। और राज्य मंत्री देखें तो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं राज्य मंत्री और उनकी सहायता करते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है और मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नुकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है और उसमें कई वरिष्ठ नुकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद प्रधानमंत्री के अधिकार देखें। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतरिम माना जाता है और वह निर्णय विभागों की सामान्य निगरानी करती है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनरावर्तन करता है और उससे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। अब इसी तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। अब दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है और राजनीति में राजनीतिक दलों या पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है और मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान देती है। और भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारी की राय भी माननी होती है और इसके अलावा उससे गठबंधन के साझेदारी और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन और आधार पर सरकार टिकी होती है। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में देखें। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग होता है और भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के महारानी की तरह होता है जिनका काम अलंकारिक अधिक होता है। और राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है और इससे यह भी तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री, और इससे यह भी तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है और राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से ही जारी होते हैं। अब सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के प्रमुख न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। अब सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही एक कानून बनता है और अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे और यह सोच
अगर तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे सविवेक से करनी होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेती है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। उस लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है और वह ऐसा नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। और ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। उसके बाद ये है राष्ट्रपति प्रणाली है। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। अब सरकार का मुखिया भी अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं और वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव अपने नियुक्ति करते हैं। और कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका यानी अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, विधायिका करती है और पर यानी कांग्रेस करती है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वोट के अधिकार से रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस से यानी विधायिका के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है, वरना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। और वह अमेरिकी मॉडल के लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे। कई देशों में अपनाया गया इसे और चूंकि सरकार ने इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है और इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद की सर्वोच्च होती है और इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद ये है इलियम्मा अन्नाकुटी और मेरी मॉल राष्ट्रपति के विषय वाले हिस्से को पढ़ती है और वे तीनों एक सवाल का जवाब कुछ करना है से जवाब जानना चाहती है। क्या आप उन्हें सवालों के जवाब दे सकते हैं? कमेंट में दीजिएगा। इलियम्मा कहती है कि अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हो तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावी होगा? अन्नाकुटी कहती है कि मुझे यह बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हो। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनने में क्या टूक। उसके बाद मेरी मॉल कहती है मेरा सवाल यह है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है तो राष्ट्रपति की जरूरत ही क्यों होती है? उसके बाद देखें न्यायपालिका के बारे में देखें तो इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटेंगे जिससे हमने शुरुआत की थी और इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे और बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती है। यदि याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, उसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होगा अगर देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। अगर सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाई को आंकने का अधिकार नहीं होता। अगर उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता तो क्या होता? अगर भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते तो क्या होता? इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। और उसके बाद भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच दो
दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद को और केंद्र और राज्य के बीच के विवाद को निपटा सकता है। उसके बाद यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है और यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश से सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी या मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्ति करता है और व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं और इसमें राजनैतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल होता है और किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है और भारत की न्यायपालिका दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान के व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर उन्हें कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसी की संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इस न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती और भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करती है। और हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालत ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार का कार्रवाई से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, उसे जनहित याचिका कहते हैं और अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है और उसके अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है और हस्तक्षेप करती है और वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है और इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। फिर यहाँ कुछ कर सकते हैं, इसे कमेंट में लिख सकते हैं। निम्नलिखित संदर्भ में एक कारण देकर समझाएं कि भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कि न्यायाधीशों के पद से हटाना कि न्यायपालिका के अधिकार से। उसके बाद शब्दावली देखें, शब्द को चले देखते हैं। तो गठबंधन सरकार क्या है। तो विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या उससे अधिक राजनैतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार जो हाल ही में बनी है। उसके बाद कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। और उसे सरकार क्या है। संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, कानून लागू करने और उसी की व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संस्थाओं को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। न्यायपालिका क्या है। तो एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है और देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका क्या
क्या है तो जनप्रतिनिधियों की सभा है, जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों के बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद कार्यालय ज्ञापन क्या है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र, जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था क्या है तो देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रिया का समूह है। आरक्षण क्या है तो भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पद एवं सीट आरक्षित करने की नीति है। राज्य क्या है तो निश्चित क्षेत्र में फैसले राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू या विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती है पर राज्य बना रहता है और बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि ये भी राज्य कहे जा सकते हैं।